अस्सलाम वालेकुम। रोशनी पढ़ना। जी थोड़े से सवाल लिए थे, थोड़े से थे वैसे, थोड़े से थे यार। अच्छा कहने कितने गए थे? नहीं कहने का कितनी देर लगेगी? 1 घंटा का था तो 2 घंटे लगे। हाँ चलिए जी मैं अपने पास वापस लेता हूँ। 1 घंटा नहीं 2 घंटे लगे। अब भाई आप नहीं कर रहे थे ना, आपका फायदा था, कर लिया तो आपका फायदा ना, मुझे मेरे थोड़ी अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए इससे। अच्छा सवाल आपने किए होंगे, अगर नहीं किए तो अभी लेक्चर बंद करें, सवाल करें जाके, क्योंकि अब मैंने ऑनवर्ड रिकंसिलिएशन और पहले सारा सवाल कराऊंगा रिकंसिलिएशन का, फिर सवाल का लेवल बढ़ा लूंगा। तो आपने अगर वो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कहे थे वो नहीं किए तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपको, तो इसलिए बेहतर है कि आप अभी उठें और जाके वो सवाल करें। हाँ जी अच्छा जी हमने वेरिएंसेस सारे पढ़ लिए थे। अच्छा ये जो सेल वेरिएंसेस पढ़ाए थे ना मैंने, इसके बारे में ये जो आई कैप अपने साइट पे ना स्टूडेंट सेक्शन में जहाँ सारी ऑनलाइन बुक्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर एक सिलेबस वगैरह के साथ एग्जाम स्पेसिफिक गाइडेंस भी मौजूद है, जो आज व्हाट्सएप पे भी अपलोड कर रही है। एक पेज है एग्जाम स्पेसिफिक गाइडेंस का, उसमें आई कैप ने बात लिखी हुई है कि जो सेल वेरिएंसेस हैं वो टेस्ट नहीं होंगे। मुझे नहीं पता है क्या सोच के लिखा है, मुझे इसके पीछे करेक्शन नहीं पता कि ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि हो सकता है शायद जो मुझे लग रहा है कि सेल्स के ना कुछ एडवांस वेरिएंसेस भी हैं, ये बीएफडी में है। मटेरियल के कुछ एडवांस वेरिएंस हैं वो हमने पढ़ने हैं यहाँ कैप के अंदर, सेल के वेरिएंसेस हैं एडवांस वो यहाँ नहीं, वो बीएफडी लेवल के हैं। हो सकता है उन्होंने वो सोच के जवाब दिया हो, क्योंकि जो आई कैप की एग्जाम स्पेसिफिक गाइडेंस है ना, इसमें इस तरह की मोंगियां पहले लग चुकी हुई हैं कि वो मसला था नहीं जिसको लिख दिया। तो इसमें जो लिखा ना सेल वेरिएंसेस टेस्ट नहीं होंगे, मेरे ख्याल में शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि एडवांस लेवल वाले टेस्ट नहीं होंगे। चलो फर्स्ट कर लेते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हमने जो 2 फार्मूले थे ना ये टेस्ट नहीं करने। अगर ये 2 फार्मूले नहीं करते ना तो वो जो इस चैप्टर में रिकंसिलिएशंस हैं वो फिर जाया हो जाती है, फिर रिकंसिलिएशन वाला कांसेप्ट खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर के मुश्किल सवालों के अंदर प्रॉफिट निकलवाया जाता है, वो प्रॉफिट वाली बात भी खत्म हो जाएगी फिर, क्योंकि अगर सेल वेरिएंस नहीं टेस्ट करना, रिकंसिलिएशन टेस्ट नहीं करनी, तो फिर सवाल के फिर चैप्टर के सवाल वो नहीं रह जाएंगे जो अभी हैं। तो उसमें मेरी राय यही है कि 2 फार्मूले हैं, क्या है सेल वेरिएंस बहुत मुश्किल है, प्राइस वेरिएंस वॉल्यूम वेरिएंस बहुत मुश्किल फार्मूले थे। तो अगर ये 2 फार्मूले कर लेंगे तो क्या हर्ज है? नहीं करेगा टेस्ट, चलो नहीं करेगा टेस्ट। अगर रिकंसिलिएशन का सवाल अब उन्होंने गाइडेंस में लिख दिया कि हम सेल वेरिएंस टेस्ट नहीं करेंगे, फर्स्ट कर लेते हैं कि जो सवाल बनाने वाला है वो उसी फ्लो के अंदर सवाल बना जाए और रिकंसिलिएशन पूछ जाए, हो जाए इसमें सेल वेरिएंस टेस्ट, क्या होगा कल? हम लोग कॉलेज लेवल पे उनको कहेंगे कि ये आपने क्या किया है, ये तो नहीं करना चाहिए था, आपने तो कुछ एग्जाम स्पेसिफिक गाइडेंस के अंदर कहा था कि हम नहीं करेंगे। अच्छा नहीं करना चाहिए था, वो भी गलती हो गई, चलिए हम बच्चों को अकोमोडेट कर लेंगे, अब अकोमोडेट कर लेंगे, नंबर भी एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन वो जो 3.25 घंटे में आपने ये टॉपिक छोड़ दिया हुआ था और वेरिएंस का सवाल आया रिकंसिलिएशन वाला, उस वक्त जवाब क्या होंगे? पेपर कट हो जाएगा। आप सोचेंगे ये तो एग्जाम स्पेसिफिक गाइडेंस में मना किया था, ये क्यों पूछ लिया? पहले तो इस शॉक के अंदर आपका टाइम निकलेगा थोड़ा सा, फिर उसके असरात आएंगे, उसके असरात बाकी सवालों पे भी पड़ेंगे, और अगर असरात ऐसे पड़ गए कि आपका अच्छा तैयार किया हुआ सवाल भी इफेक्ट हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं गिर जाएगा। तो ये 2 फार्मूले याद करने में कितनी तकलीफ नहीं होगी जो अगर इसका पेपर में सवाल आ जाने पे तकलीफ होगी। तो इसलिए आप कर लेते हैं यार, अगर नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन अगर आ गया फिर, और अगर आप ये कहें कि नहीं सर सिलेबस के बाहर वाली चीजें याद कर लें, सिलेबस के बाहर वाली चीजें नहीं बात हो रही, वो एक डिफरेंट चीज है। ये बुक के अंदर सब लिखा हुआ है, इसके सवाल सारे मौजूद हैं, सवाल आते भी हैं, सारा कुछ टेस्ट होता है। मुझे नहीं पता कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो वेरिएंस वाला पॉइंट लिखा गया है, लेकिन अगर हम कर लें तो इसमें हर्ज कोई नहीं है। तो इसलिए मैं ये करवा रहा हूं। बाकी अगर आप में से कोई कहता है कि नहीं तो मैं तो नहीं कर रहा, तो आपकी मर्जी ना करें, 2 फार्मूले हैं ना, और क्या है इसमें ऐसा, तो इसलिए मैंने आपको करवाया है सेल वेरिएंसेस। अच्छा वेरिएंसेस आपको सारे बता दिए थे, और पेज नंबर 3 के एंड पे जो मैंने एग्जाम नोट्स का डब्बा बनाया था उसमें से बुलेट पॉइंट 3 और 4 पढ़ा दिया था। नहीं हाँ 3 और 4 हमने पढ़ लिया हुआ है, 1 2 और 5 मैंने अभी नहीं समझाया। अब ऐसा करते हैं कि इसके जो आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए हैं, मुझे उम्मीद है आपने किए हैं। अब इस अगले टॉपिक पे आते हैं, रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का कांसेप्ट मैंने ज़बानी तो पिछली क्लास में बता ही दिया था कि बजटेड प्रॉफिट से स्टार्ट किया, एक्चुअल प्रॉफिट के दरमियान जो डिफरेंस है उसी के रीजन ढूंढना ही तो वेरिएंस एनालिसिस है। तो अगर हम बजटेड प्रॉफिट से एक स्टेटमेंट स्टार्ट करें, सारे वेरिएंसेस उसमें प्लस माइनस करते जाएं, और एंड आंसर किससे टैली करना चाहिए? एक्चुअल प्रॉफिट, बस ये रिकंसिलिएशन है। और बजट से ही स्टार्ट करना, बजट से ही स्टार्ट करना, एक्चुअल से ना स्टार्ट करना, वरना साइन बदलने पड़ेंगे। अभी हम जिन साइंस के साथ हैं ना उन्हीं के साथ रिकंसिलिएशन बन जाएगी। अगर आपने एक्चुअल प्रॉफिट से स्टार्ट कर दिया तो फिर साइंस चेंज करने पड़ जाएंगे, तो बजट से ही स्टार्ट करना है। तो इस रिकंसिलिएशन, अगर आपसे रिकंसिलिएशन रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब सारे वेरिएंसेस रिक्वायर्ड है। पेज 4 पे देखिए, टॉप पे ये जो वेरिएंस के नोट्स हैं, पेज 4 पे देखिए। स्टार्टिंग किससे हुई है इसमें? बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट से। ग्रॉस प्रॉफिट क्यों, नेट प्रॉफिट क्यों नहीं? क्योंकि स्टैंडर्ड के अंदर हमने सारी कॉस्ट सिर्फ वही लिखी जो प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल ही हमने कंसीडर किया ना, कई मामलों में वेरिएंस वगैरह में हमने सेलिंग आइटम तो नहीं देखे, तो इसकी जीपी तक की बात रहती है। तो जीपी से शुरू किया, बजटेड जीपी से। नेट में सेलिंग का वेरिएंस से ताल्लुक है। अच्छा उसके बाद क्या क्या देखें, सेल वेरिएंसेस, ये सिर्फ तमीज से लिखे हुए हैं, सेल वेरिएंस अलग कर दिया, कॉस्ट वेरिएंस अलग कर दिया। तो सिर्फ तमीज से लिखे हुए हैं कि इनर कॉलम में वेरिएंस लिखे, इनका नेट टोटल किया और अगले कॉलम में चला गया। तो आप इन सारे वेरिएंसेस को देख लें, ये सब वही है जो पढ़ के आए। अच्छा इसमें गरीब बात अगर लग रही हो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस लिखा हुआ है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस लिखा हुआ है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्यों लिखा हुआ है? वो इन्हीं का तो टोटल था, अगर वो भी यहाँ लिख दिया तो फिर तुमने डिफरेंस डबल डबल लिख दिया। ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को तो ब्रेक किया हुआ है, तो इसलिए वो जो कॉस्ट वेरिएंस है ना, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, वो नहीं लिखने रिकंसिलिएशन के अंदर। वो तब है अगर नाम लेके मांगे हो तो, वरना नहीं है वो।
हाँ जी, शक्ल देख लीजिए की। इसमें सेकंड लास्ट लाइन क्या लिखी है? फिक्स्ड ओवर वॉल्यूम वेरिएंस ब्रैकेट में क्या लिखा है? क्या मतलब है इसका? अगर मार्जिनल कॉस्टिंग होगी तो रिकन्सिलिएशन में ये लाइन नहीं आ रही होगी क्योंकि इसमें तो वॉल्यूम वेरिएंस होता ही नहीं है। अच्छा, अब इसके नीचे वाला जो डब्बा है एग्जाम नोट्स का, उसमें से पहला पढ़ लें, सिंपल सा है। ठीक है, जितने वेरिएंस हमने निकाले हुए हैं ना, फेवरेबल ऐड है और एडवर्स लेस है। बल्कि ये भी मैंने इखलाकन लिख दिया। असल बात इतनी है कि जो वेरिएंस आपने निकाले हुए हैं, जिन साइंस के साथ निकाले हैं वो साइंस के साथ लिख दें, जिस हालत में निकाले हैं उस हालत में लिख दें। फेवरेबल पॉजिटिव निकले यहाँ पॉजिटिव आ जाएंगे, एडवर्स नेगेटिव निकले यहाँ नेगेटिव आ जाएंगे। तो जिस तरह से निकले वेरिएंस हैं बस यहाँ लिख दें। इसलिए मैंने कहा बजटेड प्रॉफिट शुरू करना है। अच्छा, दूसरा बुलेट पॉइंट भी पढ़ लें। इसमें फिक्स्ड ओवरहेड वाली बात समझ आ जाएगी, मटेरियल वाली बात अभी फिलहाल समझ नहीं आएगी, लेकिन पढ़ लें। इस एग्जाम नोट के डब्बे में दूसरा बुलेट पॉइंट पढ़ लें। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस की जगह फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी और कैपेसिटी वेरिएंस आ जाएंगे अगर अलग से नाम लेकर सवाल में पूछे तो। यानी अगर आपको सवाल के अंदर कहा जाता है कैलकुलेट ऑल वेरिएंसेस एंड आल्सो कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस एंड कैपेसिटी वेरिएंस, तो ये जो रिकंसिलिएशन में आखिरी लाइन लिखी हुई है इसकी जगह दो लाइन आ जाएंगी। और अभी पढ़ाया नहीं आपको, लेकिन आगे चल के पढ़ेंगे। यूजेज वेरिएंस के भी ना दो टुकड़े हो जाते होते हैं, एक यील्ड वेरिएंस और एक मिक्स वेरिएंस। तो अगर वो भी सवाल में नाम लेके पूछे हुए हैं तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस की लाइन की जगह ये दोनों लाइन आ जाएंगी, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ये होते पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अच्छा, पिछले पेज पे वापस आए और एग्जाम नोट्स का पहला बुलेट पॉइंट पढ़ लें। ये आपको पढ़ के शायद अभी इतना क्लियर ना हो, लेकिन जो कहा है पहले उसका ट्रांसलेशन समझ आ जाए ना। क्या हो सकता है सवाल में आपको स्टैंडर्ड कार्ड डिटेल से मेरी मुराद है वो जो मैंने 3 कॉलम बनाए थे, क्वांटिटी का, रेट का और आगे अमाउंट का, इस ये मुराद है मेरी। अगर क्वेश्चन में नहीं इस तरह से दिया हुआ तो आप बेहतर है कि बना लें। ये मैं हर सवाल के साथ साथ आपको बताया करूंगा बार बार। अच्छा जी, इसमें से पहला बुलेट पॉइंट पढ़ लिया, दूसरा पांचवा रह गया, दूसरा बस ठीक है, ये बाद में फिर वक्त आने पे बताऊंगा। चलिए आप ऐसा करते हैं कि मैं एक सादे सवाल से शुरू कर रहा हूं जिससे हम रिकंसिलिएशन की प्रैक्टिस करते हैं, और इस सादे सवाल को करने के बाद फिर एग्जाम की मुश्किल सवालों पे जाएंगे। जो सादा सवाल है ना, ये आईकैप के पुराने क्वेश्चन बैंक में होता था, फिर नए क्वेश्चन बैंक से उन्होंने निकाल दिया, पता नहीं क्यों निकाल दिया। और ये मैंने फिर अलग से पीडीएफ फाइल अपलोड की है, तो उसमें मैंने बेसिक क्वेश्चन के नाम से एक फाइल अपलोड की है, वो खोलिए और पढ़ लें। लिया। अच्छा, इसमें स्टैंडर्ड कार्ड दिया हुआ है, प्रॉपर स्टैंडर्ड कार्ड उसी शक्ल में नहीं, तो ये मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको प्रॉपर स्टैंडर्ड कार्ड नहीं दिया हुआ, या आपको सवालों की प्रैक्टिस आइडिया हो जाएगा कि कौन सा प्रॉपर स्टैंडर्ड कार्ड है कौन सा नहीं है, तो आप इसको फिर वर्किंग में स्टैंडर्ड कार्ड बना लीजिएगा। बेशक आपको लगेगा नहीं सर ये तुम टाइम जाया कर रहे हैं, ये फॉर्मूला में हम इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन नहीं, फिर भी आप बात मान लेना और स्टैंडर्ड कार्ड बनाएं। आदत रख लें इसकी। अगर आपको लगता है टाइम ज्यादा लग रहा है कोई बात नहीं, आप थोड़ा टाइम ज्यादा लगा लें, लेकिन सवाल गलत करने से बेहतर है कि आप 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा लें। अभी मैं स्टैंडर्ड कार्ड बनाता हूँ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। अगर आपको लगा कि नहीं सर देखिए 5 मिनट लग गए, तो ये टाइम आपको वैसे भी लगना ही था जब आपने वेरिएंसेस निकालते हुए, जो मेहनत मैं अभी कर रहा हूँ, ये मेहनत आपने वेरिएंसेस निकालते हुए करनी ही थी, तो टाइम तो लग ही जाना था, लेकिन उसमें गलती क्या होनी थी वो बताता हूँ आपको। चलें वर्किंग में, बल्कि वर्किंग के आप सवाल शुरू यहाँ से करते हैं, स्टैंडर्ड कार्ड बनाते हैं। क्वांटिटी, रेट और इसकी टोटल अमाउंट। जी, डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं पहले। डायरेक्ट मटेरियल 2.5 किलो लगेंगे और 1 किलो होगा 50 का, तो यहाँ कितना आ गया 125। 50 से 125 में क्या फर्क है? 50 का और 125 क्या है? 50 मटेरियल के 1 किलो का रेट है और 125 प्रोडक्ट का 1 यूनिट बनना है, उसमें 125 रुपए का मटेरियल लगना है, ये दोनों में फर्क है। डायरेक्ट लेबर के लगेंगे 2 घंटे 100 200। अच्छा, ये भी हमें फर्क करना पड़ेगा सवाल में कि मार्जिनल कॉस्टिंग का सवाल है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यानी बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करता है, कैसे पहचानें?
कैसे पहचाने? सवाल देखिए कैसे पता चल रहा है? स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड का जिक्र आ गया, तो स्टैंडर्ड कार्ड में फिक्स्ड ओवरहेड है तो बिजनेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहा है, तो स्टैंडर्ड के अंदर फिक्स्ड रखता है, तो ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहा है बिजनेस। वेरिएबल ओवरहेड्स, अच्छा मैंने उस दिन बताया था, दोबारा बता देता हूं कि वेरिएबल ओवरहेड्स या तो लेबर आवर्स के साथ लिंक होंगे या मशीन आवर्स के साथ लिंक होंगे। अगर मशीन आवर्स के साथ लिंक होंगे तो बताया होगा कितने मशीन आवर्स, लेकिन अगर ये लेबर आवर्स के साथ लिंक है तो कितने लेबर आवर्स, यही वाले। तो इनके बारे में कहा है कि 25 रुपए पर डायरेक्ट लेबर आ रहे, तो लेबर आवर्स से लिंक है ना, तो यही 2 घंटे यहाँ आ जाएगा 25 रुपए 50। और अगर वेरिएबल ओवरहेड इसके साथ लिंक है तो फिक्स भी इसी के साथ लिंक है, क्योंकि ओवरहेड इसके साथ लिंक है, तो फिक्स में भी फिर हम यही 2 घंटे लिखेंगे। इधर क्या लिखूं? ये 10 रुपए ये दिया हुआ है, 10 रुपए ये दिया हुआ है। अच्छा अगर तो सवाल में सिर्फ वेरिएंसेस थे तो ये काफी है, ये चीज, ये 2 कॉलम, ये तीसरे कॉलम की जरूरत नहीं है अगर सवाल में सिर्फ वेरिएंसेस है तो। लेकिन अगर सवाल में रिकन्सिलिएशन है यानी प्रॉफिट भी निकालना है हमने, तो फिर इस कॉलम की जरूरत है और इसका टोटल कर लेते हैं 300। एक यूनिट कितने रुपए कॉस्ट करेगा, एक यूनिट कितने रुपए का बिकेगा, कितने का, तो एक यूनिट के ऊपर स्टैंडर्ड कितना 215, ये स्टैंडर्ड कार्ड बन गया। अब ये हमारे काम आएगा वेरिएंसेस निकालने में। ये नोटेड। अच्छा अब ये हमें हेल्प करेगा वेरिएंसेस में भी और आगे रिकन्सिलिएशन में भी। रिकन्सिलिएशन रिक्वायर्ड है सवाल में, आप ये भी कर सकते हैं कि रिकन्सिलिएशन से स्टार्ट करें और वेरिएंसेस वर्किंग में निकाल दें, ये भी सही है, या आप वेरिएंसेस ही निकालें और एंड में बड़ी सी हेडिंग देना रिकन्सिलिएशन, ताकि पेपर मार्कर को नजर आ जाए कि हां ये अब रिकन्सिलिएशन बनाने लगा। तो पहले वेरिएंसेस निकालें, रिकन्सिलिएशन बाद में बना दें, या पहले रिकन्सिलिएशन का फॉर्मेट लिख के वेरिएंसेस वर्किंग में कर दें, दोनों बातें सही हैं। मैं वेरिएंसेस निकाल लेता हूं पहले। क्या यानी हम सिर्फ लिखें कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि ऊपर लिखते हैं बजट प्रॉफिट, इधर लिखते हैं एक्चुअल प्रॉफिट, और दोनों का डिफरेंस एक ही लाइन लिख के और ये कह देते हैं ऑल वेरिएंसेस। तो फिर तोड़ना है ना, वरना तो ये कहते हैं ऑल वेरिएंसेस तोड़ना है तो तोड़ के बताना है ना। लेकिन यही तो हमारा पर्पस था तोड़ने का, कि क्या क्वांटिटी ज्यादा लग गई कि मिला महंगा है। हाँ ये है कि फिक्स्ड ओवरहेड में उतनी डिटेल में एफिशिएंसी और कैपेसिटी तब जाए जब कहा, वरना वॉल्यूम तक काफी। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, वैसे अगर सुना थे तो रात को अपडेट हो गया पिछला लेक्चर, नहीं सुन क्या है? अब कौन से दो कराने मैंने, चलिए वेरिएंसेस की तरफ चलते हैं, सेल या वेरिएंसेस निकालते हैं। सेल प्राइस वेरिएंस। अच्छा आई रिकमेंड कि आप फार्मूला भी लिखना, वैसे एग्जाम में जरूरी नहीं है कि फार्मूला लिखें, आप सिर्फ फिगर्स कैलकुलेट कर दें, लेकिन आई रिकमेंड कि फार्मूला लिखना। क्या फार्मूला? एक्चुअल क्वांटिटी सेल इनटू एक्चुअल प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सेल इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। आप ये फार्मूला लिखना। एक्चुअल क्वांटिटी सेल कितनी है, हमने साल कितना यूनिट्स बेचे एक्चुअली, 4,80,000। अच्छा ये चीज, ये तो टोटल गिवन है ना, ये क्या होती है, ये क्या है, तो वही लिख देते हैं टोटल सेल्स, प्राइस नहीं टोटल सेल्स कितनी है 295,000 माइनस ये कितने 4,80,000 इनटू 600, क्या आंसर आ गया? आने दे कोई बात नहीं। हाँ हाँ 7 मिलियन, नहीं बस लिख दिया बस आंसर। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव होता तो नेगेटिव लिखता, बस ये सेल प्राइस वेरिएंस। अच्छा अब एक ये बात कि फार्मूला लिखने को मैंने क्यों कहा, और दूसरा एक बच्चों वाली बात बतानी, क्योंकि बच्चे भी छोटे छोटे। पहले ये बात कि मैंने क्यों कहा फार्मूला लिखने को, एग्जाम लेवल पे इसकी बजाय आप डायरेक्टली ये करते हैं, काफी है, काफी है ये बात, लेकिन मैंने फार्मूला लिखने को कहा है, इसलिए कहा है कि आप अगर ये फार्मूला यहाँ नहीं लिखेंगे तो फार्मूला कहाँ होगा फिर, ये चीजें ढूंढी तो है ना आपने, फिर फार्मूला कहाँ होगा, दिमाग में लेके चल रहे होंगे, दिमाग में फार्मूला लेके चल रहे होंगे और चीजें ढूंढ रहे होंगे और ढूंढ ढूंढ के यहाँ लिख रहे होंगे, तो जब मोबाइल पे ज्यादा प्रोग्राम खोल लेना तो हैंग होना शुरू हो जाता है ना, तो अपने दिमाग पे इतना लोड मत डालना, फार्मूला सोच के पहले यहाँ लिख लें। अब जो सामने लिख लिया है वो एक एक करके ढूंढ के लिए सवाल से, अगर जहन पे लोड रखेंगे ना, फार्मूला नहीं लिखेंगे तो लोड रहेगा, तो इसलिए फार्मूला लिखने को कह रहा हूं मैं। दूसरा इसका पॉसिबल
फायदा हो सकता है, इस पे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपने अगर फार्मूला सही लिखा है और आप फिगर्स निकालते में कोई गलती कर गए, तो हो सकता है एग्जामिनर को लगे कि फार्मूला तो उसको ठीक आता है, कुछ हो गई गलती, और इस वेरिएंस का अगर 1 नंबर है तो हो सकता है आधा नंबर दे दे। ये फार्मूला इसको आता है, इसका मतलब है ये सही, लेकिन फिगर पिक करने में गलती कर गया, हो सकता है आधा नंबर दे दे। हो सकता है सारे वेरिएंसेस आपने गलत निकाले हो, लेकिन सबके फार्मूले ठीक लिखे हो सकता है सवाल में 3 नंबर दे दे कि आपको फार्मूले आते हैं, हो सकता है ऐसा। तो इसलिए फार्मूला लिख लेना बेहतर है। तो फार्मूला लिखने की रीजन। दूसरी एक बात जो है बच्चों वाली, लेकिन आप गलती करेंगे इसलिए बता रहा हूं, जब मैं रिकैलकुलेशन बनाऊंगा उसमें मैं वेरिएंसेस बेशक थाउजेंड्स में लिख लूं, अभी मैंने मिलियन लिखा, 7 मिलियन मतलब 6-7 डिजिट्स लिखे मैंने, हो सकता है मैं रिकैलकुलेशन जब बनाऊं तो जितना सवाल में लिखा हुआ रुपीज इन थाउजेंड्स करके, हो सकता है मैं वैसे लिख लूं, लेकिन आप जब ये कैलकुलेशन करें ना तो आप पूरी फिगर लिखना। सवाल में ये फिगर में दिया हुआ है, क्या किया हुआ सवाल में, रुपीज इन थाउजेंड कह के सवाल में लिखा आपको ये नजर आ रहा है, मैंने 3 जीरो खुद लगाए, आपको सवाल में लिखा नजर आ रहा है, क्यों लगाया मैंने 3 जीरो? क्योंकि आपको पता है कि मैंने जो 295,000 लिखा है ना, ये असल में रुपीज इन थाउजेंड था, कैलकुलेटर को नहीं पता ये बात, आपने ध्यान में रखा होगा कि 295,000, हाँ नहीं 3 जीरो और भी है, लेकिन यहाँ तो ये लिखा आपने। अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वो कैलकुलेटर ये फिगर ये उठाएगा जो आपने लिखी होगी, और ये पूरी कैलकुलेट कर देगा, गलत हो जाएगा कैलकुलेटर का आंसर। आप कैलकुलेटर आपके दिल की बात नहीं समझ पाएगा कि आपके दिल में है कि नहीं ये असल में जीरो और भी है, आप तो जो यहाँ लिखेंगे वही आप कैलकुलेटर पर टाइप करेंगे। तो जब कैलकुलेटर पर टाइप करते हुए आप 295,000 माइनस 480,000 into 600 करेंगे, क्योंकि सवाल में ये दोनों फिगर ऐसी ही गिवन है और ये फिगर इस तरह की गिवन है, तो जब आप ये शक्ल कैलकुलेटर पर लिख जाएंगे तो आंसर गलत निकाल देगा। तो इसलिए आप फार्मूलों के अंदर पूरी फिगर लिखना, ठीक है? या तो आप इतने काबिल हो ना कि आप इस चीज को मैनेज कर सकें कि अगर आपने ये 3 जीरो यहाँ नहीं लिखे तो फिर आप कैलकुलेटर के ऊपर ये 3 जीरो भी उड़ा देना, ठीक है? अगर जैसे मैनेज कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कैलकुलेटर के ऊपर पूरा लिखना। एक बार इसको पूरा लिख लें, फिर अब जब ये आंसर आ जाएगा तो अभी आंसर आपके सामने है। अब आप चाहें तो रिकन्सिलिएशन में 7 लिख दें, ऊपर रुपीज इन मिलियन कह के, 7,000 लिख दें, ऊपर रुपीज इन थाउजेंड कह के, या 7 के साथ 6 जीरो लगा दें, ऊपर रुपीज लिख के, वो फिर आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन एक बार इसको सॉल्व पूरा कर लें। सेल वॉल्यूम वेरिएंस कौन सा फार्मूला लगेगा? एब्जॉर्प्शन वाला, यानी एक्चुअल क्वांटिटी सेल माइनस बजट क्वांटिटी सेल इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट। तो एक्चुअल क्वांटिटी हमने बेची है 4,80,000, जबकि बजट सोची थी 5 लाख, और स्टैंडर्ड प्रॉफिट को निकाला हुआ है 215, 4.3 मिलियन एडवर्स। ये सेल वॉल्यूम वेरिएंस हो गया। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, दोपहर को आपके होते कमाल आ जाता है ना नूर, तो उसके साथ एग्री कर देना कि आप लोगों ने सुबह फजर की बात करना है कि कमाल नहीं करना, क्योंकि वो भी सुबह के लिए मिलेंगे, वो भी मिलेंगे सुबह के लिए कि फजर की बात कर लें, ये तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे नहीं, वो तो कह रहे हैं फजर के बाद, लेकिन आपने क्लास को ऑफिस में जाना है ना। फाइनल पहले मैं आपके बात को पढ़ाता हूँ ना। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला। अच्छा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में हमें एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि मटेरियल प्राइस वेरिएंस के अंदर हमने पढ़े थे केस 1 केस 2, एक में मटेरियल प्राइस वेरिएंस यूज्ड पे निकाल रहे थे और एक में परचेज पे निकाल रहे थे, तो इसलिए आपको सवाल में देखना पड़ा करेगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस से पहले कि कौन सा केस है, केस 1 है कि केस 2 है। केस 1 ये था कि परचेज और यूज्ड बराबर है, केस 2 था कि परचेज और यूज्ड बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो आगे फिर दो बातें थी कि इन्वेंटरी वैल्यू एट स्टैंडर्ड है कि इन्वेंटरी वैल्यू एट एक्चुअल है, तो उसमें देखना पड़ेगा। तो आपको एक्चुअली मटेरियल कितना इस्तेमाल हुआ ये तो बता दिया है 950,000, खरीदा कितना था ये नहीं बताया, तो फिर वो फिनिश गुड्स है, हां रॉ मटेरियल की इन्वेंटरी भी नहीं बताई, वो फिनिश गुड्स की बताएगी ना, रॉ मटेरियल की इन्वेंटरी कोई नहीं बताई, परचेज भी अलग से नहीं बताई, बस ये 950,000 ही आ रहा है। 950,000 दिया तो होगा, निकालना क्या है, टेबल से बाहर निकालना है इसको, तो इतना ही परचेज किया होगा, तो इसलिए यही परचेज यूज बराबर है स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, और ये फिगर आपको दी हुई है, ये फिगर दी हुई है। स्टैंडर्ड कॉस्ट है 50 लिखूं 25 लिखूं, 50। मटेरियल के वेरिएंसेस के लिए आपने यही, बल्कि इंडिविजुअल वेरिएंसेस के लिए ये इस्तेमाल करने हैं, ये सिर्फ तब इस्तेमाल होना था जब मैंने प्रॉफिट निकाला बस, या आगे चल के मैंने फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन भी एक चीज करानी है तब ये इस्तेमाल होगा, बस वेरिएंसेस के लिए ये इस्तेमाल होगा। इसमें से वेरिएंसेस के लिए ये इस्तेमाल होना, ये इस्तेमाल नहीं होना, इसका इस्तेमाल सिर्फ तब है जब या तो प्रॉफिट निकालना है या फिर आगे चल के सवाल आएंगे जिसमें हम फिनिश गुड्स की वैल्यू निकाल रहे होंगे, उसमें ये इस्तेमाल होना है। ये बात लिखिए बस कि स्टैंडर्ड कार्ड में जो रेट्स है ना, इनको इस्तेमाल करना है वेरिएंसेस के लिए, इसको वेरिएंसेस के लिए इस्तेमाल नहीं करना। ये वाला कॉलम टोटल तब इस्तेमाल होगा जब या तो प्रॉफिट निकालना है या कुछ सवालों में आप देखेंगे हम फिनिश गुड्स इन्वेंटरी की वैल्यू निकाल रहे होंगे, बस सिर्फ तब इस कॉलम का इस्तेमाल है। वेरिएंसेस के लिए सिर्फ इस कॉलम का इस्तेमाल है, इन दोनों को, ये बात लिखें, आप लोग लिखें ये बात, वेरिएंसेस के लिए इनका इस्तेमाल होगा और इसका इस्तेमाल या तो प्रॉफिट निकालने के लिए है या फिनिश गुड्स इन्वेंटरी की वैल्यू निकालनी होगी कुछ सवालों के अंदर, उसमें इस्तेमाल होगा, वरना वेरिएंसेस के लिए ये दो कॉलम चाहिए बस। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या लिखूं, 125 50, एक्चुअली कितने किलो 950 माइनस ये दिया हुआ सवाल में एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट दी हुई है 55 मिलियन,
7.75 million नेगेटिव। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मुझे बुक देनी तो बस ठीक है, देनी थी ना बुक सिर्फ। हाँ ठीक। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अच्छा, ये जो फार्मूला मैंने ये फर्फर यहाँ लिख दिया, ये मुझे पैदाइशी याद थे फार्मूले, याद किए मैंने भी, मैंने याद ही किए, तो आपको याद करने पड़ेंगे, याद हो जाएंगे तो ऐसे फर्फर ही हो जाएगा। है 15 साल नहीं भाई, ये तो 3 साल मुझे पढ़ाते हुए। है 15 साल नहीं भाई, ये तो 3 साल मुझे पढ़ाते हुए। नहीं फाइनल मैंने अभी ये 2-3 साल हुए जिसमें चैप्टर फाइनल में पढ़ाना शुरू किया, 3 साल। 2016 में मैंने कॉस्ट पहली दफा पढ़ाई थी, स्प्रिंग 16 यानी ऑटम 15 से पढ़ानी शुरू की थी। हाँ तो पॉइंट ये है कि याद करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट 50 या 125 50। स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितना टोटल मटेरियल लगना चाहिए था। एक्चुअल कितने यूनिट्स बनाए हमने, 480,000। 2.5 किलो के हिसाब से कितने किलो लगने चाहिए थे? अगर ये मुश्किल लग रहा है तो आप चलिए शुरू में लिख लिया करें ये बात, ये जब आदत हो जाए तो फिर ये आंसर लिख लिया करना। माइनस 50 इंटू 990 950 950 एक्चुअल किलो 950 लगे ना। बारह 500 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। ये ऐसे नहीं फ्लो में लिख दिया, याद किया तो लिखा है, तो याद करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड रेट 100 या 200 100 और एक्चुअल कितने घंटे लेबर ने काम किया दिया हुआ है 990 माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, ये कैलकुलेट करके ऑलरेडी दिया हुआ है 105 मिलियन जी। $6 million नेगेटिव। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस, चलो शाबाश। स्टैंडर्ड रेट 100 रुपए इनटू स्टैंडर्ड आवर्स, 1 मिनट पे 2 घंटे लगने चाहिए थे, तो 4,80,000 रुपए 960। अगर 960 नहीं समझ आ रहा तो आप बेशक इसकी जगह पर 480 इंटू 2 लिख लें। स्टैंडर्ड आवर्स क्या है, जितने एक्चुअल यूनिट्स बनाए उनके लिए इतने घंटे लगने चाहिए थे, तो 4,80,000 इंटू 2। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या थी, जितने एक्चुअल यूनिट्स बनाए उनके लिए इतने किलो लगने चाहिए थे, 480 इंटू 2.5 माइनस 100 रुपए इंटू एक्चुअली कितने घंटे लगे 990 मिलियन। वेरिएबल ओवरहेड्स खर्चा वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड्स खर्चा वेरिएंस, इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट 25 या 50 25 माइनस एक्चुअल आवर्स यही लेबर वाले, तो उसका फायदा ये है कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ये 990 माइनस ये दिया हुआ है 26 मिलियन। बारह 50 एडवर्स, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ये वाला फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। और क्योंकि लेबर से लेंगे तो आसानी हो जाती है, ये निकाल चुके हैं ऊपर आवर्स, रेट बस 100 की जगह 25 कर लेते हैं, 25 इंटू 960 माइनस 25 इंटू 990। जी मैंने इसको 1/4 कर लिया।
125 100 की जगह 25 है ना, बाकी 8 तो वही है, तो मैं इसको 1 में करता हूँ। फिक्स्ड ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस, इसका फॉर्मूला होता है बजटेड माइनस एक्चुअल। जबरदस्त, बजटेड माइनस एक्चुअल। तो बजटेड भी दिए हुए हैं, एक्चुअल भी दिए हुए हैं। बजटेड कितने थे? नहीं दिए हुए, नहीं दिए हुए। अच्छा, बजटेड आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था बजटेड स्टैंडर्ड रेट इनटू बजटेड आवर्स, और अगर आपको ये ज्यादा आसान एक बात लगे, जबानी बता रहा हूं, आसान लगे तो ऐसे हो जाएगा। 5 लाख यूनिट बजट किए थे और 10 रुपए पर यूनिट फिक्स था, तो फिक्स्ड ओवरहेड बजट कितने होंगे? 5 मिलियन। 5 मिलियन 10 पर यूनिट दिया हुआ है ना, नहीं करना ऐसे कोई मसला नहीं है। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? सॉरी, बजटेड आवर्स कितने हैं? बजटेड आवर्स 1 यूनिट के लिए 2 घंटे, तो 5 लाख यूनिट के लिए 1 मिलियन, तो 1 मिलियन इनटू 5 रुपए कर दो। स्टैंडर्ड रेट इनटू बजटेड आवर्स, ये मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था, और साथ में एक और करके भी लिखा था कि जगह है आप लिख लें। मैंने लिखा था कि स्टैंडर्ड रेट अगर पर यूनिट दिया हुआ है तो अप्लाइड के लिए एक्चुअल प्रोडक्शन और बजटेड के लिए बजटेड प्रोडक्शन। मैंने इस जगह करके लिखा था, मुझे याद है। मैंने कहा था जो वेरिएंस के नोट्स हैं उनमें जो फिक्स्ड ओवरहेड वाला पेज था, पेज 3 था शायद, उसके टॉप पे डब्बा बना हुआ था, उसमें बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड का फॉर्मूला लिखा हुआ था मैंने, और कहा था कि साथ जगह है तो आप ऐसा करें, एक और चीज लिख लें। स्टैंडर्ड रेट अगर पर यूनिट दिया हुआ है तो इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, ये अप्लाइड बोला था, और स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट इनटू बजटेड प्रोडक्शन, ये बजटेड कहा था। किया था, ऐसे किया था, लिखा था कि नहीं? तो 5 लाख प्रोडक्शन यूनिट्स बजटेड और 10 रुपए पर यूनिट, तो 5 मिलियन, तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड हो गए 5 मिलियन, और एक्चुअल लिया में एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितने आ रहे हैं? तो 1 लाख रुपए एडवर्स आ गया। अब रह गया फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग होती तो ये होता ही ना, अप्लाइड माइनस बजटेड। तो अप्लाइड के लिए भी आप चाहें तो आवर्स वाला फॉर्मूला ले लें, मर्जी आपकी, चाहे तो पर यूनिट वाला फॉर्मूला ले लें, मर्जी आपकी। आवर्स वाला करना है वो भी सही है, आवर्स हमने निकाले तो हुए ही हैं, स्टैंडर्ड आवर्स कहते हैं ना, वो निकाले हुए हैं, ये स्टैंडर्ड आवर्स है। तो 5 रुपए इनटू स्टैंडर्ड आवर्स, ये अप्लाइड आ जाएंगे, चाहे ऐसे करना है ऐसे कर लें, वरना 10 रुपए पर यूनिट है, अप्लाइड कैसे निकालें? 10 रुपए पर यूनिट है ना, अप्लाइड कैसे निकालें? इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, तो 10 रुपए इनटू 4 लाख 80,000 कर लें, चाहे 5 रुपए इनटू स्टैंडर्ड आवर्स कर लें, जो मर्जी कर लें, माइनस बजटेड ओवरहेड्स, ये वहां निकालें 5 मिलियन। वेरिएंसेस हो गए पूरे। अब इसके बाद बनाते हैं रिकंसिलिएशन। यार ये सारा फ्रेम में एक बार ले लो जमीर, ताकि इसमें नोट करना है, अगर मैं आगे होता था वहां से शुरू करके सारा ऐसा कर लो कि पॉज करने का टाइम मिल जाए बच्चों को। हो गया? जैसे शादी में मूवी नहीं बन रही होती तो कैमरा मूवी उनमें मानो 10 स्केल कर लेते, तो 10 स्केल कर रहा बच्चे पॉज करके देख सकें। हो गया पूरा रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन सॉल्व में रिक्वायर्ड थी, रिकंसिलिएशन बनाने लगा। अच्छा, अब जब रिकंसिलिएशन बना रहा हूं तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो रुपीस इन मिलियन लिख लें, चाहें तो रुपीस इन 1000 लिख लें। सवाल में 1000 करके दिया हुआ है तो हम 1000 लिख लेते हैं। बजटेड प्रॉफिट कैसे निकालूं? हमें पता है कि एक यूनिट के ऊपर स्टैंडर्ड 215 रुपए प्रॉफिट होता है, तो बजट कितना यूनिट सोचे थे? 5 लाख, तो हमने बजट कितना प्रॉफिट सोचा था? 5 लाख इनटू 1000 में लिख लें 107। सेल वेरिएंसेस, सेल प्राइस वेरिएंस, सेल वॉल्यूम वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस कितना है? 7,000 एडवर्स फेवरेबल। सेल वॉल्यूम वेरिएंस पॉजिटिव नेगेटिव, ये बन जाएगा 27। कॉस्ट वेरिएंसेस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना? नेगेटिव। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस पॉजिटिव। लेबर रेट वेरिएंस 6,000 नेगेटिव। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, अच्छा इसमें वो आइडल टाइम वेरिएंस नहीं निकाला मैंने। जब वर्क और पेड में फर्क हो तो आइडल टाइम होगा, तो यहाँ तो जिक्र ही नहीं था। कितना लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस? अच्छा लिख लिया। वेरिएबल ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस 1250 नेगेटिव।
वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस पॉजिटिव, फिक्स्ड ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस 200 नेगेटिव।
गड़बड़ लगती है मुझे। बाकी ठीक है सर। ये पॉजिटिव से नेगेटिव था 104 300। ये क्या निकला है? एक्चुअल प्रॉफिट। अच्छा, सवाल में कहा नहीं है कि एक्चुअल प्रॉफिट भी निकालें, लेकिन निकाल के देख लेते हैं, दिल को तसल्ली हो जाएगी कि सवाल सही है कि नहीं। एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालें? जो आखिरी टेबल में सारा कुछ एक्चुअल दिया हुआ है उसको नेट करके देख लें, सेल में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करके देख लें। कोई वेरिएंस में लगता है गलती हुई यार। चार तो गलती है ना, कोई वेरिएंस निकालने में गलती हुई है, तो मैं इसका आंसर देके बताता हूँ कि कहाँ गलती हुई है। चलिए, सेल वॉल्यूम वेरिएंस कितना आ रहा है? सही है। प्राइस वेरिएंस 7000 सेल प्राइस वेरिएंस 7000 पॉजिटिव। मटेरियल प्राइस पॉजिटिव नेगेटिव कितना? इसका टोटल 57 बनता है। कैलकुलेशन देखें फिर देखें। 12500 6000 3000 1250 750 100 और 200 सही है। कॉस्ट वेरिएंस का टोटल भी सही नहीं है। और 200 सही है। कॉस्ट वेरिएंस का टोटल भी सही नहीं है। 63 103 900 और सवाल में जो है क्या आंसर आ रहा है? 103 900। चल सही। ये रिकंस्ट्रक्शन का एक सादा सा सवाल। हाँ, ये भी तक आसान है, मुश्किल है। हाँ, कर सकते हैं कर सकते हैं। अच्छा जी, अब एक और सवाल करें। कितने बजे शुरू की थी यार क्लास? हाँ, तो एक सवाल और हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक और सवाल मैं दे रहा हूँ ना, इसको पॉज करना। अच्छा, अब एक और सवाल करते हैं, फिर अगली क्लास में मैं 5 करके सवाल सिखाऊंगा। ये अच्छा, ये ना सवाल जिनके पास पैक की बुक है उसमें पेज 298 पे क्लास वर्क 6 है।
ये आई कैप के क्वेश्चन बैंक में सवाल होता था, अच्छा सवाल है। आई कैप के क्वेश्चन बैंक में होता था, पुराने क्वेश्चन बैंक में, फिर नए में से उड़ा दिया था, आई कैप की बुक से भी उड़ा दिया था, लेकिन सवाल अच्छा है। तो ये पैक में भी है और राइस की बुक में भी है। जिनके पास पैक की बुक है उसकी रिक्वायरमेंट में एक रिक्वायरमेंट और बना लीजिएगा कि मार्जिनल से भी और एब्जॉर्प्शन से भी रिकंसिलिएशन भी बनानी है। अभी रिक्वायरमेंट्स हैं रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाएं, बजटेड प्रॉफिट निकालें और एब्जॉर्प्शन से भी और मार्जिन से भी एक्चुअल प्रॉफिट निकालें। मैं इसकी एक और रिक्वायरमेंट बता रहा हूं कि इसकी रिक्वायरमेंट आप और लिख लें कि इसको रिकंसिलिएशन भी बनानी है। तो बड़ा कंप्रीहेंसिव, बड़ा डिटेल सवाल है, मार्जिन से भी है, एब्जॉर्प्शन से भी है। तो आप इसकी रिक्वायरमेंट एक और लिख लें कि रिकंसिलिएशन भी बनानी है दोनों से। और जिनके पास राइस की बुक है उसमें ये सवाल था पेज 512 पे, क्वेश्चन नंबर 2, स्टैंडर्ड डाटा पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट क्यू इज एज फॉलोज। जो राइस की बुक है उसमें रिक्वायरमेंट वही है कि आप रिकंसिलिएशन बना दें। तो असल सवाल में रिक्वायरमेंट यही थी, लेकिन पैक की बुक के अंदर इस रिक्वायरमेंट को खुद से चेंज कर लिया था कि स्टैंडर्ड कार्ड नया बना दें, एक्चुअल प्रॉफिट निकाल दें, बजट प्रॉफिट निकाल दें। तो जो राइस की बुक है उसमें वही ओरिजिनल आई कैप वाला ही क्वेश्चन बैंक वाला सवाल है जिसकी रिक्वायरमेंट में रिकंसिलिएशन मांगी हुई है बस। चलिए ये सवाल पढ़ ले, अच्छा सवाल है, मैं फिर बोर्ड पे करता हूँ, पढ़ ले। बल्कि सवाल को करने में देर लग जाएंगे। कितने बजे शुरू किया था, क्या बता रहे हो? 9:30। लेकिन आप लोगों ने तो एनकेस करना ही होगा। चलो खैर पढ़ ले तो करूँ हैं। और एक आर का क्या रेट है? मल्टीप्लाई करें, ऐसे बना है जो मेन पेज पे लिखा हुआ, ऐसे बना है 0.64। वेरिएबल ओवरहेड्स मशीन आर से लेंगे कि लेबर आर से? 5 पॉइंट बजटेड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर डायरेक्ट लेबर आर, तो इसका मतलब लेबर से लेंगे, तो यही 0.2 यहाँ लिख देंगे। और पॉइंट कितना आ जाएगा? तो वो जो 0.16 लिखा है वैसे बना हुआ है। और चूंकि सवाल मार्जिन से भी करना है तो मैं यहाँ पर एक बीच में पड़ाव डाल रहा हूँ, कितना हो गया? 3 अब मैं लिख रहा हूँ फिक्स्ड, क्योंकि मार्जिन से भी करना है ना, तो मैं बीच में कोई ब्रेक लगाइए। अगर वेरिएबल ओवरहेड्स में 0.2 आर है तो यहाँ भी 0.2 आर ही है। यहाँ क्या लिखूं? 0.2 यहाँ लिखना है, तो फिर यहाँ क्या लिखना है? 1 आएगा। ये भी आगे सवालों में हम देखेंगे कि आपको यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ आना पड़ रहा होगा। ये वेरिएबल फिक्स में भी सवालों के अंदर उलझाया होता है। सेल प्राइस कितनी है? 6 रुपए। तो चूंकि सवाल मार्जिनल से भी करना है इसलिए कंट्रीब्यूशन भी लिख रहा हूँ। कंट्रीब्यूशन है 6 माइनस 3.8, 2.2। और चूंकि सवाल एब्जॉर्प्शन से भी करना है इसलिए प्रॉफिट भी लिख रहा हूँ, 6 माइनस 4। ये मैंने स्टैंडर्ड कार्ड बना लिया। कहाँ पर? ये हाँ जी कार्ड है।
हाँ जी, ओके। रिक्वायरमेंट क्या है सवाल की? रिकंसिलिएशन। तो अब इनके वेरिएंसेस एक-एक करके निकालते जाते हैं। इसके वेरिएंसेस निकालना होमवर्क है आपका। रिकंसिलिएशन मैं खुद बनाऊंगा अगली क्लास में, आपने इसके वेरिएंसेस निकालने हैं। इसके वेरिएंसेस आप कर रहे हैं, होमवर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। ये करेंगे तो फिर अगली क्लास में मैंने 5 पेपर का मुश्किल वाला सवाल कराना है। ये वेरिएंसेस आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप ये वेरिएंसेस कैलकुलेट करके लाइएगा। मैं इसकी फिर अगली क्लास में रिकंसिलिएशन बनाऊंगा। वेरिएंसेस आपने करने हैं कैलकुलेट। अच्छा, गैदरिंग्स के हवाले से मैं बात कर रहा था। सही बुखारी में रिवायत है, सैयदना इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स, अच्छा ये भी अपने ऊपर अप्लाई करके देखें, बहुत ज़्यादा कॉमन है, कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को उसके बैठने की जगह से ना उठाए कि खुद वहां बैठ जाए। कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को उसके बैठने की जगह से ना उठाए कि खुद वहां बैठ जाए। ये गैदरिंग्स में अपने फ्रेंड्स की फैमिली में इस चीज को जरा सोच के देखें कि किसी को उठा के चले जाओ वहां बैठ जाके, मैंने इधर बैठना है। तो ये आपने फरमाया कि कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को उसके बैठने की जगह से ना उठाए कि खुद वहां बैठ जाए। अगली क्लास में मुलाकात होगी इंशाल्लाह।